जय हिंद बच्चों। तो अल्केन्स को खत्म करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज दोनों हम लोग साइमल्टेनियस पढ़ने वाले हैं, साथ साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों में काफी कुछ सिमिलरिटीज भी है। तो अल्केन्स को अच्छे से सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, बहुत पुराने क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि पहले बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस थे। अब वो सब धीरे धीरे करके जब से एनसीईआरटी आया वो सब हट गए हैं। तो पहले सबसे पहला टारगेट ये है कि पहले बुक में जो रिएक्शंस हैं उनको हमें बहुत अच्छे से करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर समय मिले तो दूसरी चीजें भी देखते रहना है। तो अब बात करेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। एल्कीन्स एंड अल्काइंस, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे और क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे एल्कीन्स को हम बना सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर एल्कीन्स। तो by the dehydration of alcohols, dehydration of alcohols, अल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा, by the dehydration of alcohols, अल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए नंबर 1 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है यहाँ पे वो कैटलिस्ट होगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज द कैटलिस्ट। कार्बोकैटायंस आर इंटरमीडिएट। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं मैकेनिज्म के टाइम पर भी। कार्बोकैटायंस आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो डिहाइड्रेशन में अंतर माध्यमिक समूह क्या बनते हैं? कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज। इट इज केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। इट इज केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, इसमें पाई बंधों का निर्माण भी होगा। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। एंड द लास्ट लाइन इज ओबे द सैट-ज़ेप्स रूल। और इसमें सैट-ज़ेप का नियम लगेगा। ओबे द सैट-ज़ेप रूल। अगर बीटा पोजीशन, दोनों बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन का नंबर डिफर कर रहा है तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगी जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। और अगर दोनों पर सिमिलर है तब आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। वी नीड मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड मोर स्टेबल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। अधिक स्थायी क्रियाफल बनना चाहिए केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो डिहाइड्रेशन के लिए कंडीशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसका कैटलिस्ट है। कार्बोकैटायंस यहाँ पर इंटरमीडिएट है। बीटा एलिमिनेशन का ये केस है। नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और सैट-ज़ेप रूल को ओबे करती है। सैट-ज़ेप रूल क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोर स्टेबल एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब देखो, पहले एक स्टेप बाय मैकेनिज्म देखते हैं। H2SO4 H+ आयन बनाएगा और साथ में HSO4
माइनस आयन बनाएगा। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम करता है। इट इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जैसे मान लो मैंने इथेनॉल से शुरू किया, तो इथेनॉल इज CeTO-H5OH। CeTO-H5OH इज द इथेनॉल। CeTO-H5OH को हम क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। अपना प्रोटॉन H2SO4 इथेनॉल के पास सेंड आउट करेगा, जिससे उसका लोन पेयर ले लेगा। उसके लोन पेयर को लेने के बाद ये एक नए प्रोटोनेटेड आयन में चेंज हो जाएगा। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया। प्रोटॉन के आने के बाद अब ये वाटर यहां से रिमूव होगा। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो वाटर निकलने के बाद बन जाएगा यहां पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी जा चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहां पे बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो ये इंटरमीडिएट कैसे बनता है उसकी बात की हमने। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो भी बीटा पोजीशन है यहाँ पे कार्बोकैटायन, इसका सेकंड पोजीशन ये बीटा, ठीक है। इस बीटा पोजीशन से एक प्रोटॉन मतलब H+ आयन को लॉस कर देगा। H+ आयन लॉस करेगा, मतलब अगर इस बॉन्ड की हम बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, H तो प्लस के फॉर्म में गया, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है इट इज यूटिलाइज टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से इथेनॉल से हम इथाइलीन पर जा सकते हैं, इथेनॉल से इथाइलीन पर जा सकते हैं। तो अल्कीन्स का फॉर्मेशन हमने किया यहाँ पे, और ये इथाइलीन को प्रिपेयर करने का लैब मेथड भी है। इथाइलीन को प्रिपेयर करने का ये लैब मेथड भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो सारा का सारा मैकेनिज्म वाला हिस्सा हमने यहाँ पे कवर कर लिया। इसका कार्बोकैटायन का बनना, प्रोटॉन का लॉस होना और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मान लीजिए मेरे पास प्रोपेनॉल है या 2 प्रोपेनॉल है, सेकेंडरी वाला कोई अल्कोहल है, ये 2 प्रोपेनॉल, अब हमको सीधे सीधे डिहाइड्रेट करना है। मैकेनिज्म हमें पता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट, there is the 2 adjacent beta position of the functional group, both having equal number of hydrogen, और दोनों में से किसी भी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आप हाइड्रोजन निकालो, प्रोटॉन निकालो, या राइट हैंड साइड से निकालो, कंपाउंड तो एक ही बनने वाला है, एंड दैट कंपाउंड इज प्रोपीन। दैट कंपाउंड इज प्रोपीन। वो कंपाउंड क्या होगा, प्रोपीन होगा। वो कंपाउंड क्या होगा, प्रोपीन होगा। अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2-ब्यूटानॉल अगर मेरे पास है, इफ द रिएक्टेंट इज 2-ब्यूटानॉल, जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो क्या है, 2-ब्यूटानॉल है। अब यहां पे बहुत ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो दोनों जो बीटा पोजीशन है हमारे पास, इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफर कर रहे हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड वाले बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन लेते हो तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे बॉन्ड आएगा तो ब्यूट-1-इन, और राइट हैंड वाले से लेते हो तो ब्यूट-2-इन। मतलब 2 डिफरेंट प्रोडक्ट के मिलने की पॉसिबिलिटी है, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट के मिलने की पॉसिबिलिटी है। और सार्जेफ रूल की जरूरत यहां पड़ेगी। तो सार्जेफ ने क्या कहा था, उस बीटा पोजीशन से लेना है जिससे मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाए। तो 2-ब्यूटीन जो होगा उसमें जो डबल बॉन्ड है वो सेंट्रली लोकेटेड होगा, मतलब बॉन्ड बीच में है, तो बैलेंस या स्टेबल कंपाउंड बनेगा। यह है 2-ब्यूटीन, जिसका कंपोजिशन आता है 80%।
और दूसरा जो प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेगा वो है ब्यूटीन। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, प्रोटॉन निकाल देते हैं, तो ब्यूटीन बन जाएगा। ये बनता है 20%। तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अगर सिंगल प्रोडक्ट ऑप्शन पे जाना है तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन यहाँ पे सिंगल में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और कौन सा रूल फॉलो अप कर रहा है? सैटजेफ का रूल फॉलो अप कर रहा है। ये सैटजेफ का रूल फॉलो कर रहा है ये केमिकल रिएक्शन। अब मान लीजिए टर्सरी अल्कोहल है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, टर्सरी अल्कोहल। तो ये हुआ फंक्शनल ग्रुप। ऑल द एडजेसेंट पोजीशंस आर द बीटा। सभी एडजेसेंट पोजीशन जो है उसकी वो बीटा पोजीशन है। तो किसी से भी आप हाइड्रोजन को निकाल सकते हो, किसी से भी आप प्रोटॉन को निकाल सकते हो। और यहां पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो है 2 मिथाइल प्रोपीन, मतलब सिंगल प्रोडक्ट आएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपीन इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा। तो ये केस कहलाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमने प्रिपेयर किया एल्कीन्स को। अब जो दूसरा अगला जो रिएक्शन आएगा वो है डिहाइड्रोहेलोजेनेशन। सेकंड मेथड है डिहाइड्रोहेलोजेनेशन। डिहाइड्रोहेलोजेनेशन मीनिंग बताया था मैंने आपको इसका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस। इसमें हाइड्रोजन और हेलोजेंस को हम रिमूव करते हैं तो दो चीजें निकल के बाहर जाएगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कैटालिस्ट क्या है यहाँ पे? KOH, और हम ऐसा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार यहां पर जो है वो कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। स्ट्रॉन्ग बेस इज एक्ट एज अ डिहाइड्रोहेलोजेनेशन एजेंट। तो कैटलिस्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस। अगेन कार्बोकैटायंस आर इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायंस यहां पे इंटरमीडिएट है। केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का केस है ये, केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहां पर भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड द लास्ट पॉइंट इज ओबेदा जैक्सअप रूल। थोड़ा सा इस नाम को ध्यान रखना है, जैक्सअप रूल को ओबे करती है। तो डिहाइड्रोहेलोजेनेशन या जब रिएक्शन अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होती है तो वो जैक्सअप रूल को ओबे करती है, ये ध्यान रखना है। जैक्सअप रूल को ओबे करती है, ये ध्यान रखना है। और इट इज अगेन रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मोर स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बारे में ये भी बताता है। ये भी ये कहता है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अगला एग्जांपल्स देखते हैं। अब मेरे पास अगर इथाइल क्लोराइड है, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन, ये आया इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, KOH का अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस भी कह सकते हैं डायरेक्ट। तो K के साथ जाएगा Cl, बीटा पोजीशन से जाएगा प्रोटॉन,
बीटा पोजीशन से जाएगा प्रोटॉन, OH के साथ आएगा तो वो बना देगा KOH, सॉरी वाटर बना देगा और प्रोटॉन के लॉस के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेनिंग रहेगा वो बना देगा पाई बॉन्ड। तो KCl और वाटर के एलिमिनेशन के बाद ये इथाइलिन बन जाएगा। अब मान लीजिए यहां पे फिर से हम कंडीशन देखते हैं, अगर मेरे पास 2-क्लोरोब्यूटेन है, 2-क्लोरोब्यूटेन है मेरे पास, तो देयर आर द 2 एडजेसेंट बीटा पोजीशन, 2 एडजेसेंट बीटा पोजीशन हमें यहां पे मिल रही है। KOH का अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो Cl तो K के साथ पास आउट हो जाएगा। अब जिस बीटा पोजीशन से हम H को निकालेंगे, किस बीटा पोजीशन से निकालेंगे, जहां से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए। ओके, और नेचुरली आसानी से हम ये बात समझ सकते हैं कि जहां पे डबल बॉन्ड बिटवीन द सेंटर है वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, तो 2-ब्यूटीन यहां पर भी मेन प्रोडक्ट आएगा। ब्यूट 2-ईन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, लगभग 80% आप ऐसा कह सकते हो, और ब्यूट 1-ईन यहाँ पे 20% बनेगा। ये केवल इसलिए ध्यान रखना है कि कभी अगर कंपोजिशन ऐसा पूछा कि मिक्सचर ऑफ ब्यूट 1-ईन ब्यूट 2-ईन, तब आपको ये काम आएगा। 20% बनेगा ब्यूट 1-ईन, 20% बनेगा ब्यूट 1-ईन। ठीक है, तो ये बात हुई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन की। यहां पे आप अल्काइंस भी बना सकते हो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से हम अल्काइंस भी बना सकते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास डाइक्लोरो 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन है, that is the reactant is 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन मेरे पास एज अ रिएक्टेंट है। KOH का अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो पहले एक K और एक Cl बीटा पोजीशन से एक H ट्रांस निकलता है, तो मैं भी इंडिकेट भी ट्रांस में कर देता हूं, एक OH, तो KCl और वाटर का लॉस हो गया, और एक प्रोटॉन लॉस होने के बाद यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी वो कैसी रहेगी, CH3 Cl डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ओके, तो पहले बॉन्ड के पहले बार KCl के एलिमिनेशन के बाद डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा। फिर एक बार KOH आपको एडअप करना होगा फाइनल प्रोडक्ट के लिए, तो K के साथ जाएगा Cl और पड़ोस वाले H के साथ जाएगा OH, एंड नाउ ब्यूट 2-ine is the product for this reaction। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ब्यूट 2-ine is the product for this chemical reaction। इस chemical reaction में ब्यूट 2-ine एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ब्यूट 2-ine एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये केस कहलाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जहां पर हम हाइड्रोजन और हेलोजेंस दोनों को रिमूव कर लेते हैं। अब तीसरा रिएक्शन जिससे हम एल्कीन्स बना सकते हैं, थर्ड केमिकल रिएक्शन इज डिहेलोजिनेशन। डिहेलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस को बाहर निकालना। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो जैसे मेरे पास ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है CH2Cl 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब इसको अगर मैं जिंक मेटल के साथ ट्रीट करता हूं, तो जिन कार्बन से हेलोजेंस
बाहर जाएगा वहां पर एक पाई बॉन्ड और बन जाएगा, है ना। तो देखो CH2Cl CH2Cl, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस जिंक क्लोराइड, मतलब ZnCl2 बाहर चला गया है। अब देखिए CH3 CHCl CH2Cl 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, तो यहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा प्रोपीन, प्रोडक्ट इज प्रोपीन। क्या प्रोडक्ट बन गया? प्रोपीन इज द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? प्रोपीन इस रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये केस कहलाता है डीहाइलोजिनेशन। यहां से भी हम अल्काइंस को बना सकते हैं, डीहाइलोजिनेशन से भी अल्काइंस को बनाया जा सकता है। देखो 1,2,1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। अब चूंकि मुझे 4 क्लोरीन निकालने हैं तो 2 जिंक चाहिए, और दोनों कार्बन से 2-2 क्लोरीन निकल रही है, तो 2-2 क्लोरीन निकल रही है तो डबल बॉन्ड और बनेगा, 2 बॉन्ड और बनेगा। तो द सिचुएशन इज व्हाट, दोनों कार्बन ने 2-2 क्लोरीन हटाया तो 2 बॉन्ड्स और बन जाएंगे। तो द प्रोडक्ट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस जिंक क्लोराइड। ओके, तो असेटालीन का फॉर्मेशन भी इस केमिकल रिएक्शन से हम कर सकते हैं। एसिटालीन का फॉर्मेशन भी इस केमिकल रिएक्शन से हम कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे अब मान लो थोड़ा इसको टिपिकल करते हैं। जैसे मान लो आपसे बोले 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ध्यान क्या रखना है, जिन कार्बन से हैलोजेंस को निकालेंगे उन्हीं के बीच में बॉन्ड आएगा। पहले भी हम यही कर रहे थे, एक बॉन्ड बढ़ा रहे थे। अब यहाँ पे जो 2 कार्बन है जिनके साथ हैलोजन जुड़ा है उसमें कोई बॉन्ड पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब ये हैलोजेंस निकल के जाएगी तो इसके बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब एक बॉन्ड इसके बीच में बनेगा। तो जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। मतलब साइक्लो कंपाउंड्स भी हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो साइक्लोप्रोपेन इज द प्रोडक्ट फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में साइक्लोप्रोपेन भी एज अ प्रोडक्ट बन सकता है, मतलब साइक्लो कंपाउंड्स भी यहाँ पे बन जाएंगे, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो कैसा है, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो जिंक क्लोराइड निकला, तो जो लास्ट वाले दोनों कार्बन थे जिन पे हैलोजेंस जुड़े हुए हैं उनके बीच में आ जाएगा बॉन्ड। तो साइक्लोब्यूटेन इज द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट होगा। तो ये कहलाता है डीहैलोजिनेशन। इसका मतलब है रिमूवल ऑफ halogens, removal of halogens is called dehalogenation। तो dehydrohalogenation हो गया, dehalogenation हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। लैब एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ लैब एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एसिटालीन। एसिटालीन को हम लैब में कैसे बना सकते हैं और इंडस्ट्रियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हाउ टू इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस एसिटालीन। एसिटालीन को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे और इंडस्ट्रीज में कैसे प्रोड्यूस करेंगे, दोनों सेम मेथड है, इसलिए एक साथ लिख रहे हैं।
बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। अभी कुछ साल पहले ये पूछा था इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड रहते हैं कैल्शियम कार्बाइड के अंदर। तो कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा केमिकल है जिससे हम एसिटालीन गैस बना सकते हैं। ये आया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये केमिकल रिएक्शन कॉमर्शियली जो है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करके हम एसिटालीन गैस पर जा सकते हैं। इट इज इट्स कॉमर्शियल प्रोडक्शन एंड लैब प्रोडक्शन बोथ। ये इसका दोनों प्रोडक्शन करता है, मतलब कॉमर्शियली भी ऐसे ही हम बनाते हैं, लैब में भी ऐसे ही बनाते हैं। इसके बाद अगली जो रिएक्शन है जिस पे हम बात करेंगे वो है विटिग्स रिएक्शन। विटिग्स रिएक्शन ये भी एल्कीन्स और एल्कीन्स को बनाने के लिए बेसिकली यूज होती है विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन से भी हम एल्कीन्स बना सकते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स reacts with triphenyl phosphonomethane to give enes। क्या ध्यान रखेंगे? अल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट्स विथ ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोमीथेन टू गिव ईन्स। जैसे CH3CHO एसेटल्डिहाइड, ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोमीथेन C6H5 होल थ्राइस, ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोमीथेन। ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोमीथेन का फॉर्मूला ये है, ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोमीथेन। फ्रंट ऑक्सीजन को काट करके फास्फोरस को दे दीजिए, बस इतना काम करना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस C6H5 होल थ्राइस TO, ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोऑक्साइड, ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोऑक्साइड, ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोऑक्साइड। तो ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोऑक्साइड बन जाएगा और साथ में बन जाएगा प्रोपीन, साथ में बन जाएगा प्रोपीन। इसको कहते हैं विटिग्स रिएक्शन। अब एल्डिहाइड की जगह आप कीटोन भी यूज कर सकते हो और बेंजल्डिहाइड का भी यूज कर सकते हैं, मतलब हम बेंजल्डिहाइड भी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा C6H5CHO प्लस ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोमीथेन, ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोमीथेन। तो बेंजल्डिहाइड से भी हम आगे जा सकते हैं। क्या प्रोडक्ट आ रहा है? C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 प्लस विनाइल बेंजीन कहेंगे इसको, है ना, प्लस C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O, ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोऑक्साइड। तो क्या बन गया? विनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन बन गया, विनाइल बेंजीन और ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोऑक्साइड। तो विटिग रिएक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं अगले रिएक्शन पर, जो कि अल्काइंस बनाने के लिए यूज होता है। फिर से अगला जो केमिकल रिएक्शन है हमारा वो ये है कि व्हेन
chloroform, when chloroform or iodoform, chloroform or iodoform is heated with, chloroform or iodoform is heated with सिल्वर पाउडर, सिल्वर पाउडर, जब क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं, हीटेड विथ सिल्वर पाउडर, देन इट गिव्स acetylene गैस, देन इट गिव्स acetylene गैस, तब acetylene गैस का फॉर्मेशन होता है। तो क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करने पर एसिटालीन गैस प्रोड्यूस होगी। एक इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ये क्लोरोफॉर्म फॉर्मूलाज का CHCl3 यूज्ड एज एनास्थेटिक और CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रोडक्ट। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3, आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, आयोडोफॉर्म का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है इंडिविजुअली। तो आयोडोफॉर्म को भी अगर हम सिल्वर पाउडर के साथ हीट करेंगे तो एसिटालीन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, एसिटालीन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का उपयोग हम एसिटालीन गैस को बनाने के लिए करते हैं। दोनों को सिल्वर पाउडर के साथ हीट कर दीजिए, एसिटालीन गैस आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ मेथड है जिनसे हम इन्स और आइंस को बना सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इन्स और आइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले अब यहाँ पे इंडिविजुअल बात करनी पड़ेगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इन्स, पहले हम इन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फ्रॉम C2 टू C4 इथाइलीन से ब्यूटाइलीन तक गैसेस स्टेट में मिलता है। C5 टू C17 आर लिक्विड्स, 5 से 17 तक लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। 18 एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड, 18 और उससे ऊपर वाले जो सदस्य हैं वो ठोस अवस्था में मिलते हैं। 18 और उससे हायर मेंबर्स जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इन्स में यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पहले एक एक करके कंपेयर करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट में मान लो जैसे आपके पास अब यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कैसे हो सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो वैसे तो नॉर्मली मॉलिक्यूलर मासेस के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन मान लो सिस और ट्रांस वाले कंपाउंड दिए आपको एग्जांपल के फॉर्म में, सिस और ट्रांस वाले कंपाउंड दिए हैं, तब आपको ये ध्यान रखना है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सिस का ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सिस आइसोमर का ज्यादा होगा क्योंकि इसमें पोलैरिटी कहीं ना कहीं इंड्यूस होती है। तो क्या ध्यान रखोगे, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सिस आइसोमर्स, अब उसमें एग्जांपल में कुछ भी हो सकता है, आर मोर देन ट्रांस आइसोमर्स। सिस समावयवी का क्वथनांक हमेशा ट्रांस की तुलना में ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज मोर देन ट्रांस। किसी भी सिस स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट
ट्रांस स्ट्रक्चर से ज्यादा होगा। अब अगर मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं और फिर से एग्जांपल सिस और ट्रांस फॉर्मेट में है, तब देखो ट्रांस फॉर्मेट में क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट कम हो जाता है। दोनों अल्काइल दोनों मिथाइल अलग अलग 180 के बॉन्ड एंगल पर चले गए हैं। 180 के बॉन्ड एंगल पर चले गए मतलब रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बन जाएगी, संरचना एकदम बंद होगी, है ना। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांस आइसोमर is more than cis isomers। ट्रांस का मेल्टिंग ज्यादा होगा और सिस का बॉइलिंग ज्यादा होगा अगर वो सिस ट्रांस फॉर्मेट में है तो। अदरवाइज जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात एल्कीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एल्काइंस की। तो एल्काइंस में थोड़े चेंजेस आएंगे। C22C4 एसिटालीन से ब्यूटाइन तक C22C4 आर गैसेस। C5 to C12 यहां पे देखो चेंज आया, वहां पे 17 था यहां पे 12 आया। C5 to C12 आर लिक्विड। C13 and higher members are solid। ये होते हैं सॉलिड स्टेट में 13 और उसके ऊपर के जो सदस्य हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखना है। ओके, तो ये हुआ एल्काइंस। अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में क्या चीज देखने को हमें मिलेगी, मतलब हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलना चाह रहे हैं। रिएक्टिविटी ओके, तो देखो अल्काइंस का रिएक्टिविटी एल्केन्स से ज्यादा होगा। C ट्रिपल बॉन्ड C से हम ले लेते हैं, इज ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड C इज ग्रेटर देन C सिंगल बॉन्ड C। कारण यहां पे 2 पाई बॉन्ड्स है। पाई बॉन्ड्स वीक बॉन्ड होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग का रिजल्ट होता है पाई बॉन्ड। यहां पे 1 पाई बॉन्ड है और अल्केन्स में नो पाई बॉन्ड्स, कोई पाई बॉन्ड्स अल्केन में नहीं है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा एल्काइंस जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा एल्कीन्स और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा अल्केन्स। इसके अंदर 50% s कैरेक्टर होगा, 50% s कैरेक्टर होगा। इसमें 33.33% और इसमें 25% होगा s कैरेक्टर। और s कैरेक्टर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को भी डिफाइन करता है। मोर s कैरेक्टर मोर द नेगेटिविटी, तो एसिडिक नेचर भी चेंज हो जाता है। अगर एसिडिक नेचर की बात होगी, एसिडिक नेचर अम्लीय प्रवृत्ति की बात होगी, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है वो मोर एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों का एसिडिक कैरेक्टर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड से ज्यादा होगा। ठीक है, और रिएक्टिविटी भी किस चीज पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पर डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा तो वो आसानी से ब्रेक होंगे और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये है एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई करने का तरीका और इसके साथ साथ रिएक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज।
सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। और जब निकल के प्रेजेंस में जाएंगे तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सबाटियर-सैंड्रेंस रिएक्शन। सबाटियर-सैंड्रेंस रिएक्शन सिंपल सा रिएक्शन है, इथाइलिन है अगर आपके पास तो सीधा सीधा आपको इथेन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, ध्यान रखना है। और अगर आपके पास अल्काइंस हैं तो अल्काइंस से भी सीधा सीधा अल्केन आपको मिलेगा, अल्केन्स आपको मिल जाएंगे अल्काइन से भी। तो एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों जब कंप्लीटली रिड्यूस होते हैं तो अल्केन बनता है, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। तो ईन्स और आइंस रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हम प्लैटिनम, पैलेडियम, ट्राइफेनाइल फॉस्फेनोमीथेन सब कुछ यूज कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने पहले भी बात किया है। अब बात करते हैं पार्शियल रिडक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है। पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, क्योंकि हम लोग ईन्स और आइंस दोनों साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। तो देखो हायर एल्काइंस जो होते हैं, जैसे मान लो एसेटालीन है तो वो इथीन में चले जाएगा, इतना ही ना होगा। लेकिन अगर जो बड़े एल्काइंस हैं तो वहां पे हमको ये ध्यान रखना है, ब्यूटाइन जैसे है, ब्यूट-टू-आइन को अगर हम पार्शियली रिड्यूस करते हैं तो कैटलिस्ट बेस ये रिडक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और लैड एसीटेट का मिक्सचर CH3CO2Pb, लैड एसीटेट का मिक्सचर, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और लैड एसीटेट का मिक्सचर जिसको हम कहते हैं लिंड-लार्स कैटालिस्ट। लिंड-लार्स कैटालिस्ट ये क्या करता है, सिस प्रोडक्ट बनाता है, इट गिव्स सिस प्रोडक्ट। अब सीधे सीधे याद कर लो उसको, क्या बना के देता है, सिस प्रोडक्ट बना के देता है, सिस प्रोडक्ट बना के देता है। तो यहां पे आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, सिस-2-ब्यूटीन, सिस-2-ब्यूटीन बना के देगा, ठीक है ना। तो लिंडलार कैटलिस्ट का काम है सिस प्रोडक्ट बनाना, सिस प्रोडक्ट बनाना किसका काम है, लिंडलार कैटलिस्ट का काम है, लिंडलार कैटलिस्ट का काम है। बोरॉन ट्राइहाइड्राइड और एसिटिक एसिड, यहां पे ध्यान रखना, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, पहले वाले में पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट इज द कैटालिस्ट एंड लेड एसीटेट इज द कैटालिटिक पॉइजन। लेड एसीटेट कैसा काम करता है, एज अ कैटालाइटिक पॉइजन। बोरॉन ट्राइहाइड्राइड एसिटिक एसिड अगेन सिमिलर, सिस एडिशन प्रोडक्ट बना के देगा, सिस-2-ब्यूटीन एज अ प्रोडक्ट बना के देगा ये भी, है ना। तो दो कैटलिस्ट का कॉम्बिनेशन हो गया जहां पे हमें सिस प्रोडक्ट मिल रहा है, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और लैड एसीटेट का मिक्सचर जिसको हम कंबाइनली लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं, ये सिस प्रोडक्ट देता है। और बोरॉन ट्राइहाइड्राइड के साथ एसिटिक एसिड भी सिस प्रोडक्ट बना के देता है, सिस प्रोडक्ट बना के देता है। इसके बाद एक और एग्जांपल, लिक्विड अमोनिया विथ सोडियम मेटल, लिक्विड अमोनिया विथ सोडियम मेटल गिव ट्रांस प्रोडक्ट। लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल का कॉम्बिनेशन ट्रांस प्रोडक्ट बना के देता है। जब पार्शियल रिडक्शन पे जाएगा तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बना के देगा।
तो देखो फिर से रिएक्टेंट इज द सेम, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन, और कॉम्बिनेशन में आपको पता है लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल का कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं। देन द प्रोडक्ट इज ट्रांस टू ब्यूटीन, द प्रोडक्ट इज ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो तीनों रिएक्टेंट, तीनों स्टेप्स को याद रखना है, तीनों स्टेप्स को हमें अच्छे से याद रखना है। लिक्विड अमोनिया ट्रांस प्रोडक्ट बना के देता है, ये बात ध्यान रखनी है। पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और लैड एसीटेट का मिक्सचर जिसको हम लिंडार कैटलिस्ट कहते हैं, इसके साथ साथ बोरोन ट्राइहाइड्राइड और एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन, ये दोनों सिस प्रोडक्ट बनाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड एडिशन पर, धीरे धीरे आगे की ओर प्रोसेस। पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो गया, इसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो सिंपली, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इथाइलिन प्लस क्लोरीन, बॉन्ड फिशन होगा, आसानी से एक एक हाइड्रोजन्स दोनों के पास आ जाएंगे। तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो ये इन्स की बात हो गई। आइंस पे क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आइंस में ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा, CHCl, डबल बॉन्ड CHCl बनेगा। यहाँ पे कॉमर्शियली यूज होने वाला प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। क्या बन जाएगा? CHCl2 CHCl2। कई बार छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट सी चीज पूछ लेते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, 1122 टेट्राक्लोरोइथेन यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, 1122 टेट्राक्लोरोइथेन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको वास्ट्रॉन भी कहते हैं। अब ये इसका कॉमर्शियल यूज है। वास्ट्रॉन सॉल्वेंट होता है, पेंट और वार्निश के लिए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट फॉर पेंट्स ऐसा आप लिख लो, वास्ट्रॉन। टेट्राक्लीन भी बोलते हैं इसको, टेट्राक्लीन, टेट्राक्लीन भी बोलते हैं। सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, पेंट्स के लिए सॉल्वेंट, जैसा जिसे पुताई करते हैं ना वाला पेंट, तो पेंट्स के लिए सॉल्वेंट जैसा काम में आता है। एक और इसका केमिकल हम बना सकते हैं, when Vastron is treated with alkali, वास्ट्रॉन को अगर हम एल्कली के साथ रख दें, इट गिव्स ट्राइक्लीन, तो ट्राइक्लीन बन जाता है। टेट्राक्लीन से ट्राइक्लीन बन जाएगा। मतलब ये था CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, ये था वास्ट्रॉन। अगर मैं इसको एल्कली के साथ रख देता हूं, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रख देंगे, तो लूज का HCl, CCl2 डबल बॉन्ड CHCl, CHCl मतलब एक जगह से H और एक जगह से Cl पास आउट हो गया, इसको कहते हैं ट्राइक्लीन। फॉर ट्राइक्लीन, फॉर ड्राई
वॉश, और ये ड्राई वॉश के लिए काम में आता है, कपड़ों को धोने के काम में आता है। तो ड्राई वॉश के काम में आता है ये केमिकल, इट इज यूज फॉर द ड्राई वॉशेस। ओके, तो ये है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अगला एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड में क्या आएगा? HI, HBr, रिएक्टिविटी भी चल रही है साथ, HCl, then HF, ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी है। हैलोजन एसिड क्या क्या खास बातें ध्यान रखना है? जब भी हैलोजन एसिड्स की हम बात करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? HBr एक ऐसा केमिकल है जो मार्कोनिकॉफ का साथ देता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का भी साथ देता है। बाकी जो केमिकल्स हैं वो केवल मार्कोनिकॉफ का साथ देते हैं, मतलब केवल मार्कोनिकॉफ का के अकॉर्डिंग एडिशन करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव, अटैकिंग रिएजेंट आया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पर, नेगेटिव पॉजिटिव पर, and we'll get product here ethyl bromide। क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? ethyl bromide हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर सिमेट्रिक है तो एडिशन हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर असिमेट्रिक इन्स हैं और उस पर मुझे HBr को ऐड करना है, नाउ इट्स फ्रेंड इज मार्कोनिकॉफ। अब ये किससे दोस्ती करके चलेगा आगे? मार्कोनिकॉफ से। क्या कहा था मार्कोनिकॉफ ने? द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज एडेड और शिफ्टेड एट दैट कार्बन हैव मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पे मुझे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। 2 ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट वहां पर गया जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है, ऐसा मार्कोनिकॉफ ने सजेस्ट किया था। देखो, अब जैसे मान लो मुझे ये एडिशन करना है आइंस पर। अब HBr है मेरे पास, तो पहले तो दोनों सिमेट्रिक है, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH बॉन्ड के दोनों साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम किसी को भी कहीं भी जोड़ सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और पहले एल्कीन्स और एल्काइंस पर पहले अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। लेकिन अब जो सिस्टम आपके पास आया, हियर इज द डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पहले ऊपर वाले पे CH2 है, नीचे वाले पे CH है, मतलब हाइड्रोजन का नंबर वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ सेकंड स्टेप में लगेगा। ओके, अब क्या होगा? नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो यहां आएगा और ये इधर जाएगा। तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, और ये सब ध्यान रखोगे तो केमिस्ट्री में बहुत टफ नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच करना पड़ता है। तो 1,1 डाइब्रोमो इथेन यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। 1,1 डाइब्रोमो इथेन एज अ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 1,1 डाइब्रोमो इथेन यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। अब मान लो ऐसी सिचुएशन आई कि पेरोक्साइड डाल दिया, आपसे कहा कि पेरोक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यहाँ पे लिख दिया पेरोक्साइड।
अब क्या ध्यान रखोगे, पेरोक्साइड का है मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल, यह मुक्त मूलक के निर्माण पर आधारित है। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये सब चीजें क्लियरली ध्यान रखना। और फ्री रेडिकल का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, फ्री रेडिकल का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कौन सा, ब्रोमीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जो अनस्टेबल फ्री रेडिकल होगा, मतलब मोर रिएक्टिव फ्री रेडिकल होगा। और यहां पे जो फ्री रेडिकल बनेंगे ये सेकेंडरी का और ये प्राइमरी का। प्राइमरी का जो फ्री रेडिकल होता है उसका स्टेबिलिटी सेकेंडरी से कम होता है, तो मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ free radical is shifted at more unstable free radical, ऐसे ध्यान रख लो। तो now here is the product is CH3 CH2 CH2Br। ओके, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन पर बेस है ये मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल कहां पे सब्स्टिट्यूट करके जाएगा, जहां पर अनस्टेबल फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का मोर रिएक्टिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर अनस्टेबल फ्री रेडिकल होगा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका ये प्रोडक्ट। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखोगे, जैसे कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए बताएं, ये लो HCl और ये लो पेरोक्साइड, अब बताओ क्या बनेगा। तो क्या ध्यान रखोगे, हमको क्या लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा, और क्या बन जाना चाहिए, CH3 CH2 CH2 Cl बन जाना चाहिए, लेकिन ये इसका सही प्रोडक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ओके, द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज CH3 CHCl CH3। 2-क्लोरोप्रोपेन ही इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट है। मैंने आपको बताया HCl और HI ये दोनों हैलोजेनस सेट एंटी मार्कोनिकॉफ के दोस्त नहीं हैं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ की बात नहीं सुनते हैं। ओके, तो क्या ध्यान रखना है, HCl and HI do not form free radical। फ्री रेडिकल ये मुक्त मूलक बनाते ही नहीं है। डू नॉट फॉर्म फ्री रेडिकल, ये मुक्त मूलकों का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए इनमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वैलिड नहीं होगा, क्योंकि HI का बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होता है और HCl का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो अगले लेक्चर में यहां से आगे के हिस्से को हम कंटिन्यू करेंगे।